Hey guys, welcome back to my new series of lectures on Indian Parliament. Through this series, my objective is to simplify the most confusing concepts, systems and devices that are used in Indian Parliament. एंड ये नॉलेज आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में ही नहीं आम जिंदगी में भी हेल्प करेगी. यू विल बिकम एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ द कंट्री. सो बिफोर वी प्रोसीड विद द सीरीज, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर gratitude for your continuous support and encouragement. And if you find these lectures really helpful, please don't forget to share, subscribe and hit the like button. Alright, the first topic in this series is hung parliament. जैसे आप लोगों का फ़ोन हैंग हो जाता है कभी कभी, वैसे ही हमारा पार्लियामेंट भी कभी कभी हैंग हो जाता है. इट स्टॉप्स वर्किंग. पार्लियामेंट किन कंडीशंस में हैंग होता है, उस कंडीशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट. हंग पार्लियामेंट के पीछे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरी रीजंस कौन से हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एंड फाइनली हंग पार्लियामेंट सिचुएशन से डील करने के लिए प्रेसिडेंट का एक्शन प्लान किस ऑर्डर में होता है. दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस लेक्चर. किसी भी पार्टी को सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मिनिमम 50% ऑफ द टोटल सीट्स से ज़्यादा सीट्स की ज़रूरत होती है. सीट्स जितनी ज़्यादा होंगी गवर्नमेंट उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी. पार्लियामेंट में फॉर एग्जांपल 543 सीट्स हैं जिनके लिए इलेक्शन होता है. अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या किसी एक पॉलिटिकल अलायंस को गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो मिनिमम 50% सीट्स प्लस 1 विच मीन्स 271 सीट्स प्लस 1 272 सीट्स की जरूरत हो. सपोज कीजिए किसी पार्टी के पास या किसी अलायंस के पास 272 सीट्स हैं. ऐसी गवर्नमेंट को आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इस गवर्नमेंट में से अगर 2 मेंबर्स ने भी विदड्रॉ कर लिया, उनका रेजिग्नेशन हो गया या उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया किसी भी ग्राउंड पर, देन द गवर्नमेंट विल फॉल. जो ये मार्जिन पर बनी हुई सरकारें होती हैं, इनको लेजिस्लेशन पास करवाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. इनके ऊपर ऑपोजिशन काफी हावी रहती है. आप इस सिचुएशन को प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेट करके देखिए. 2019 में लोकसभा इलेक्शंस हुए. बीजेपी लेड एनडीए को 543 सीट्स में से 353 सीट्स मिली. 353 सीट्स का नंबर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग नंबर है और बीजेपी की स्ट्रेंथ पार्लियामेंट स्पेशली लोकसभा में इतनी है कि वो किसी भी लेजिस्लेशन को वेदर इट इज गुड फॉर पीपल और नॉट, वो लेजिस्लेशन पास करवा सकते. हंग पार्लियामेंट की डेफिनेशन में आपको 2 पॉइंट्स पर ध्यान देना है. सबसे पहला नो पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा प्री पोल अलायंस. गवर्नमेंट बनाने का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है. या तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 50% से ज्यादा सीट्स मिल जाएं, या फिर इलेक्शन से पहले अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना मर्जर अनाउंस किया है या अलायंस अनाउंस की है, उन पार्टीज को अगर कंबाइंड तरीके से 50% या उससे ज्यादा सीट्स मिल जाएं तो ये अलायंस सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है. मैं अगेन आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा. 2019 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए, बीजेपी लेड एनडीए के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 7 या 8 पार्टीज ने, रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज मिलकर एक अलायंस बनाई थी जिसे महागठबंधन का नाम दिया गया था. और इस गठबंधन का ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर इन 7-8 पार्टीज को मिलकर भी टोटल 50% सीट्स मिल जाती लोकसभा की या उससे ज़्यादा मिल जाती तो ये अपनी गवर्नमेंट बना सकते थे. इनमें से आगे कौन सीएम बनता उसके लिए फर्दर टसल होता. क्या ये गवर्नमेंट स्टेबल होती, नहीं होती, क्या ये सरकार गिर जाती, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. सो हंग पार्लियामेंट होने के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% सीट्स नहीं मिली हैं या किसी भी पॉलिटिकल अलायंस को जो कि इलेक्शन से पहले अनाउंस हो चुका हो उसे भी 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिली हैं, इट मीन्स के कोटा इज नॉट कंप्लीट, दैट गोल्डन नंबर टू फॉर्म द गवर्नमेंट इज नॉट हिट, एंड अभी कोई भी पार्टी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है. क्या इंडिया में कभी हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली की सिचुएशन अराइज हुई है? सेवरल टाइम्स. हंग पार्लियामेंट सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉजेज को समझना कि इंडिया में हंग पार्लियामेंट के पीछे कौन से प्रोमिनेंट कॉजेज हैं. सबसे पहला कॉज आता है इंक्रीज्ड डोमिनेंस ऑफ रीजनल पार्टीज. पिछले कुछ सालों में, लगभग 30 से 40 सालों में हमारे इंडिया में रीजनल पार्टीज की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है, मशरूम ग्रोथ हुई है.
इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज बनाना आपका फंडामेंटल राइट है और कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। उस पार्टी को नेशनल रिकग्निशन मिले या रीजनल रिकग्निशन मिले या ना मिले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एवरीवन इज अलाउड टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। इवन राखी सावंत फॉर्म्ड हर ओन पॉलिटिकल पार्टी बाय द नेम ऑफ हरी मिर्ची पार्टी। नाउ लुक एट द डेटा। इन 1989 रीजनल पार्टीज के पास लगभग 27 सीट्स थी लोकसभा में और 2004 में ये आंकड़ा 159 तक पहुंच गया। टोटल सीट्स 543 हैं। You can see कि regional parties have significant share, but obviously 2014 onwards इस सिनेरियो में थोड़ा चेंज आ गया। अब मेन क्वेश्चन रेज ये होता है कि रीजनल पार्टीज की वजह से हंग पार्लियामेंट कैसे क्रिएट हो सकता है। रीजनल पार्टीज वोट्स को डिवाइड कर देती। किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता है विच इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और ये सब इसी सिस्टम की मेहरबानी है। आई वुड रेकमेंड कि आप एक बार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में जरूर पढ़ें, बट मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफ रेफरेंस जरूर देना चाहूंगा। आप स्मॉल स्केल पे इमेजिन कीजिए 100 वोट्स हैं और 100 वोट्स के थ्रू केवल 2 कैंडिडेट्स में से चुनाव करना है। नाउ यू कैन सी द पॉसिबिलिटी कि अगर 100 लोग किन्हीं 2 लीडर्स का चुनाव करेंगे तो वोट्स का शेयर क्या हो सकता है, मैक्सिमम 50-50 हो सकता है, या किसी को 50 से ज्यादा मिलेगा, किसी को 50 से कम मिलेगा। बट यहीं पर आप इमेजिन कीजिए कि इन 2 कैंडिडेट्स की जगह अगर 10 कैंडिडेट्स खड़े हो तो वोट्स का शेयर किस तरीके से होता। हो सकता है किसी एक कैंडिडेट को 30% वोट मिले, किसी को 20% मिले, किसी को 10% मिले, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब तक 100% कंप्लीट होता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो इसमें विनर अनाउंस कर दिया जाता है। 100 वोट्स में से केवल 30 वोट्स किसी एक कैंडिडेट को मिली हैं एंड दिस पर्सन विल बी कॉल्ड द मेजॉरिटी winner. Now, was this person the choice of these 100 people? Clearly the answer is no. In fact, 70% people did not want this person to be in power. But this is what happens in case of FPTP. I'll give you one more example to think about it further. 2019 Lok Sabha elections, India में eligible voters थे 91 करोड़। इलेक्शन में टोटल टर्नआउट हार्डली 66 to 67%, इट मींस ऑलमोस्ट 60 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया। तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट चुनी गई या बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट चुनी गई, उस गवर्नमेंट को चुनने में लगभग 31 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। ओनली 60 करोड़ पीपल पार्टिसिपेटेड। और इस 60 करोड़ में से भी जो बीजेपी का टोटल वोट शेयर था, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बिलीव इट नॉट टू बी मोर देन 35 to 40 करोड़। सो हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी है और 130 करोड़ की आबादी के लिए जो सरकार चुनी वो लगभग 35 to 40 करोड़ लोगों ने सरकार चुनी। सो कैन वी एक्चुअली कॉल इट अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट? टेक्निकली यस, बट अगर सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर देखें देन नो। और इतनी वोट्स मिलने के बाद बीजेपी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट्स टू बी फॉर्म्ड एट द सेंटर आफ्टर जवाहरलाल नेहरूज गवर्नमेंट इन 1950s। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, रीजनल पार्टीज वोट्स को डिवाइड कर देती हैं, जिसकी वजह से नेशनल पार्टीज का वोट शेयर रिड्यूस हो जाता है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी भी पार्टी को 50% सीट्स ना मिलें। दूसरी एक प्रॉब्लम और होती है रीजनल पार्टीज के डोमिनेंस से कि जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज के बीच में, वो रेयरली सक्सेसफुल होती है बिकॉज रीजनल पार्टीज अपनी डिमांड्स को स्ट्रांगली पुश करती हैं और अगर नेशनल पार्टी ना माने तो रीजनल पार्टी सपोर्ट विदड्रॉ कर लेंगी एंड सपोर्ट अगर विदड्रॉ करती हैं तो सरकार उस टाइम पर कोलैप्स कर जाएगी। दूसरा रीजन है लो इलेक्शन टर्नआउट। सिंस द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 तब से लेकर और आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, एवरेज अगर निकाला जाए तो 60% से ज्यादा इलेक्शन टर्नआउट वोटर्स ने वोट नहीं डाली हैं। लोग जितना कम वोट डालेंगे उतना ही हंग पार्लियामेंट का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड थर्ड रीजन इज ऑफ कोर्स लार्ज स्केल डिफेक्शन। डिफेक्शन अपने आप में एक अलग टॉपिक है, आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ डिफेक्शन अफेक्ट्स आवर पॉलिटिकल सिस्टम। बट लार्ज स्केल डिफेक्शन से पॉलिटिकल पार्टीज अनस्टेबल हो जाती हैं, गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं, मेजॉरिटी प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एंड दैट इज वाई हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है। हालांकि इस डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, बट हमारे देश में
जो डिफेक्शन लॉज हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स जब डिफेक्शन लॉज का ब्रीच किया गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ हंग पार्लियामेंट। सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इनसिक्योर एंड अनस्टेबल पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट। कोलिशन अगर आप रीजनल पार्टीज के साथ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हाईली अनस्टेबल होगी। रीजनल पार्टीज की जो डिमांड होती है वो मिनिस्टीरियल पोजीशंस की डिमांड करते हैं, कैबिनेट पोस्ट्स की डिमांड करते हैं। अगर डिमांड को नहीं माना तो सपोर्ट विदड्रॉ करने की धमकी, अगर सपोर्ट विदड्रॉ किया तो फॉल ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स एक प्रोसेस ऑफ ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। रीजनल पार्टीज की अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन होती है, उनके रीजनल इंटरेस्ट्स होते हैं। नेशनल पार्टीज का एजेंडा डिफरेंट होता है और डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज की पार्टीज जब एक साथ अलाइन होती हैं तो वो कभी कुछ पॉजिटिव लेकर नहीं आ सकती हैं। इट वुड ऑलवेज बी अ नेगेटिव कोलिशन। हंग पार्लियामेंट के बाद जो सरकारें बनती हैं या जो कमजोर सरकारें होती हैं वो हमेशा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं, जिससे ऑब्वियसली हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय होता है। एक और बड़ा रिस्क होता है जब रीजनल पार्टीज के साथ कोलिशन होती है हंग पार्लियामेंट से बाहर निकलने के लिए, कैबिनेट में इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स आ सकते हैं। इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स देश की प्रोग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी गवर्नमेंट बिना मेजॉरिटी के बनती है इट इज़ वेरी इनइफेक्टिव। वो एक ड्रैग गवर्नमेंट बन जाती है और उसको बिल्स पास करने में, इवन जो इंपॉर्टेंट एंड सही बिल्स होते हैं उनको भी वो लोग पास नहीं कर पाते हैं। एंड यू विल हैव टू अग्री टू वन पॉइंट हियर कि इस दुनिया में कोई भी सबको खुश नहीं रख सकता। किसी न किसी को तो दिक्कत उससे जरूर होगी, चाहे वो माइनॉरिटी हो या वो मेजॉरिटी हो। इवन आम जिंदगी में आप कोई भी काम अगर करते हैं तो उससे सभी लोग खुश नहीं होते हैं, किसी ना किसी को परेशानी जरूर होगी। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। एंड फाइनल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा वाइटल है कि इस तरीके की जो इनसिक्योर गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश को अंदर से कमजोर कर देती है। ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो जाता है, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड रहती है, डोमेस्टिक थ्रेट्स से डील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, इकोनॉमी वीक हो जाती है, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। सो दीज आर सम impacts which can be caused by hung parliament. If there is a hung parliament situation, then 4 alternatives are available. सबसे पहला ऑल्टरनेटिव होता है कि मेजॉरिटी अभी भी प्रूव की जा सकती है by forming a post poll coalition government. Please understand the point here. मैंने कहा था इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को अपना गठबंधन कोलिशन अनाउंस करना होता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट हंग हो गया है तो उस केस में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन ओवर होने के बाद भी अलायंस कर सकती हैं। और पोस्ट पोल कोलिशन का एग्जाम्पल रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट में देखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन बचता है बाय एडिंग न्यू मेंबर्स टू एन एग्जिस्टिंग कोलिशन। आपकी ऑलरेडी एक कोलिशन है, आप उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट आप मांग सकते हैं। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने का। माइनॉरिटी गवर्नमेंट 1991 में बनाई गई थी। पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी इनिशियली। व्हाट हैपेंस इन माइनॉरिटी गवर्नमेंट? फॉर एग्जांपल, लोकसभा में आपको मिनिमम 272 सीट्स चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, लेकिन किसी पार्टी को लेट्स से 240 सीट्स मिली हैं। सो टेक्निकली द पार्टी इज नॉट अलाउड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट दिस पार्टी विल ऑब्टेन सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। कहाँ से सपोर्ट? जो माइनर पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टीज या जो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स हैं, उन लोगों से ये सपोर्ट लेंगे और ये इनको ऑफिशियली सपोर्ट करेंगे। ये कोई अलायंस नहीं होगा, कोई मर्जर नहीं होगा। दे विल जस्ट ओपनली डिक्लेयर दैट दे आर सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट। और लास्ट और सबसे एक्सट्रीम सोल्यूशन जो बचता है वो है री इलेक्शन, दोबारा से चुनाव करवा। नाउ लेट्स सी प्रेसिडेंट का क्या रोल है हंग पार्लियामेंट से डील करने में। जैसे ही हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन डिक्लेयर होती है, प्रेसिडेंट इज इन चार्ज। और सबसे पहला, ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में इन स्टेप्स को लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि प्रेसिडेंट लार्जेस्ट सिंगल पार्टी लीडर को इनवाइट करता है टू प्रूव द मेजॉरिटी फ्लोर टेस्ट के लिए। अगर फ्लोर टेस्ट में लीडर फेल हो गया, उसे रिक्वायर्ड कोटा सीट्स का नहीं मिला, लोगों ने उसे सपोर्ट नहीं किया, देन सेकेंड ऑप्शन एक्सप्लोर किया जाता है, लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस। इलेक्शन से पहले जिन पार्टीज ने अपना अलायंस ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था उनको मौका दिया जाता है बुलाकर गवर्नमेंट बनाने का। गवर्नमेंट बनाने के बाद अगेन फ्लोर टेस्ट होगा और उन्हें मेजॉरिटी गेन करनी पड़ेगी। अगर लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया देन वेल एंड गुड, द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। कब तक? नो आइडिया, बट यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये लोग भी फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन आता है लार्जेस्ट पोस्ट पोल अलायंस। इट मीन्स
इलेक्शन खत्म होने के बाद जिन पार्टीज ने अपनी अलायंस बनाई है उन पार्टीज में से लीडर्स को मौका दिया जाता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये एक्शन सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशंस पर ऐड किया गया था। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। इसके बारे में आप सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंडर पढ़ेंगे। अगर तीसरा ऑप्शन भी फेल हो जाता है, पोस्ट पोल अलायंस भी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, जो कि काफी रेयर केसेस में होता है, उस टाइम पर प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकता है। अपने डिस्क्रिशन से किसी ऐसे लीडर को इनवाइट करता है जिसमें उसे पूरा विश्वास है कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट रन कर सकते। बट अगेन फ्लोर टेस्ट इज देयर, और अगर फ्लोर टेस्ट फेल हुआ then the government cannot be formed. लास्ट में अगर कोई भी कोलिशन काम नहीं करती है then लोकसभा is dissolved and fresh elections are held. जब तक fresh elections होंगे तब तक देश में प्रेसिडेंट रूल रहेगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। बट इस सिचुएशन पे टाइम लिमिट है 6 months की, that within 6 months fresh elections must be held. So I hope you understand कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन किस स्टेज पर और किस तरह यूज कर सकता है हंग पार्लियामेंट सिचुएशन। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस।